हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है एसएसटी यानी सोशल साइंस, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आपके जो मतलब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, यानी जो 3 नंबर और 4 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करता हूँ मैं क्वेश्चन स्टार्ट। और इसमें एक चीज़ और, जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने ये पीडीएफ तैयार की थी उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया टोटली इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे लिंक के। ठीक है, मैं इसका जो पीडीएफ होगा उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो बच्चे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यहीं से पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, उनका आंसर अगर आपको यहाँ ठीक लगेगा तो ठीक, नहीं तो आप उसका आंसर आपकी बुक से या कहीं से भी उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बट क्वेश्चन आप यहाँ जरूर देख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम, देखो ये क्वेश्चन जो आपका 2013 में आया, 2017 में आया, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महानतम घटना थी, इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। सेकंड नंबर है, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की समानती व्यवस्था का अंत करना है। थर्ड नंबर है, फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई। मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी में मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर है, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। ठीक है, इसके अलावा 5, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। 6 नंबर है, इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 7वां नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। अब देखो बच्चों, इतने हैं, आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर करके ये बाकी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तो आप इनमें से देखो, जब ये क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आप कोई भी 5 या 6 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। अब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बच्चों 3 चरणों में हुई थी। ठीक है, तो तीनों चरण हम यहाँ देख लेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लो, 2012 में आया है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो पहली अवस्था क्या है, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें जो पहली अवस्था है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहली अवस्था क्या है, 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों प्रशिया, बावेरिया, सैक्सनी आदि में विभाजित था, इसलिए इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी थी। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग उठाना आरंभ कर दी। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना का प्रयास किया। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई जिसे संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया, परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता प्राप्त ना हो सकी। दूसरी अवस्था क्या है बच्चों इसमें, इस क्रांति की असफलता के पश्चात जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में ना होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे किया जाने लगा। बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोह की नीति द्वारा इस एकीकरण के कार्य को पूरा किया। सबसे पहले 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया और डेनमार्क में एक युद्ध हुआ जिसमें प्रशिया की जीत हुई और उसे शेल्सविंग का प्रदेश प्राप्त हुआ। तीसरी अवस्था 1866 में प्रशिया देखो जर्मनी का हिस्सा था उस समय, तो प्रशिया या जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय के पश्चात प्रशिया के साथ अनेक प्रदेश जैसे हेनोवर, होल्स्टीन, लक्जमबर्ग, कैसल तथा फ्रैंकफर्ट आदि आ मिले। जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया और इससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी सरल हो गया। चौथी अवस्था क्या है बच्चों, अंत में 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा और उससे अल्सेस और लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए गए। इन विजयों से प्रभावित होकर शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश जैसे बवेरिया, बर्टमबर्ग, बेडन और दक्षिणी हेस भी जर्मन महासंघ में सम्मिलित हो गए। प्रशिया के शासक विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस प्रकार बिस्मार्क के प्रयत्नों से 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण का कार्य
पूरा हुआ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इटली का एकीकरण का वर्णन कीजिए। अभी देखो, अभी हमने किसका पढ़ा, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बच्चों किसका है, आपका इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण पढ़ लेते हैं बच्चों। शायद इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ पीछे। अब आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी ईजिली, है ना। थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ मैं। अब ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा किसका बच्चों, जर्मनी का एकीकरण। अब हम पढ़ेंगे किसका, इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण क्या था। अब इसमें देखो, जो पहला स्टेप था, प्रथम सोपान, वियना कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार इटली यूरोप की भौगोलिक इकाई मात्र बन गया। इटली के छोटे छोटे राज्यों की जनता, देखो बच्चों, एक स्टोरी टाइप आपने याद करनी है, इसको रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है, एक स्टोरी के हिसाब से आपने पढ़ना है कि कोई देश है, वहाँ कुछ लोगों के बीच आंदोलन हुआ, वैसा कुछ हुआ, तो फिर लास्ट में क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। तो एक स्टोरी टाइप आप इसको बना करके इस क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे। तो इटली के छोटे छोटे राज्यों की जनता राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी एकता और स्वतंत्रता की इच्छुक थी, किंतु इटली के राज्यों के निरंकुश शासक अपनी सत्ता को त्यागने के लिए तैयार न थे। अतः इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ किया। अतः इटली कार्बोनेरी संस्था के सदस्यों ने इस दिशा में अनेक प्रयत्न किए, किंतु 1848 ईस्वी तक उन्हें सफलता न मिल सकी। देशभक्त मैत्सनी ने नेपल्स तथा सिसिली विद्रोहों को सफल बनाने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु उसे अपने लक्ष्य में सफलता न मिल सकी। ठीक है, ये था प्रथम सोपान। अब द्वितीय सोपान देख लेते हैं। द्वितीय सोपान में क्या है बच्चों, इस सोपान में गैरीबाल्डी और काबूर ने अथक प्रयत्न किया और इटली के एकीकरण को संभव बनाया। ठीक है, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ, संभव बनाया। काबूर परम देशभक्त था। उसके कार्यों के विषय में ग्रांट व टेम्परले ने लिखा है, उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश करना भी था। जिस अर्थ में उस समय उदार शब्द का प्रयोग होता था, उसी अर्थ में वह उदारवादी था, और उसके उदारवादिता स्वाभाविक थी। परंतु इटली के एकीकरण ने सबसे अधिक उसका ध्यान अपनी ओर लगा रखा था। अन्य लोगों से नीति का अंतर इस दिशा में था कि वह वास्तविकता में विश्वास करता था और शासन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का उसे वास्तविक ज्ञान था। वह जानता था कि केवल उत्साह द्वारा अकेला इटली कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। उसने चारों ओर मित्रों की खोज करनी आरंभ कर दी और कूटनीति के सभी उपायों को अपनाया। अपनी कार्य प्रणाली के कारण उसे मैसनी की कटुता तथा चतुरता का भी सामना करना पड़ा। मैथनी काबूर की ईमानदारी पर भी संदेह करता था और उसको मुक्त कराने वाला मंत्री कहता था, जो कि अपने स्वामी को केवल यही परामर्श देता था। कि किस प्रकार इटली के एकीकरण को रोका जा सकता है। लेकिन काबूर ने अपनी योग्यता से सभी कठिनाइयों को सुलझाया। उसने सार्डिनिया और पीटमांड को अपने सुधारों से अत्यधिक संपन्न और शक्तिशाली बना दिया। काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस तथा इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की और नेपोलियन तृतीय के साथ 20 जुलाई 1858 ईस्वी को कोलंबियर्स का समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ऑस्ट्रिया को लंबार्डी तथा विनोशिया से निकालने के लिए सार्डिनिया को सैन्य सहायता देगा। सार्डिनिया इसके बदले में फ्रांस को नीस और सेवाई के प्रदेश देगा। इटली की सभी जातियों को संयुक्त करके एकीकरण किया जाएगा। रोम के पोप के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस समझौते के अनुसार काबूर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध छेड़ दिए, किंतु युद्ध के मध्य नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के साथ विलफ्रेंका की संधि कर ली। विवश होकर विक्टर एमेनुएल को भी ऑस्ट्रिया के साथ ज्यूरिख की संधि करनी पड़ी। ठीक है, तो उसके बाद ये तृतीय सोपान देख लेते हैं। तृतीय सोपान में क्या है बच्चों, इसमें है, इस सोपान में इटली के एकीकरण के लिए मैथनी तथा गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक हो गया। उसके बाद सिसिली के विद्रोह से लाभ उठाकर गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपाल पर अधिकार कर लिया और रोम तथा विनेशिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस समय काबूर ने पोप के राज्य अम्ब्रिया तथा
पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने पक्ष में कर लिया। बाद में गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को प्रदान कर दिया। इसी समय मध्य इटली के राज्य पार्मा, मोडेना और टस्कनी भी सार्डिनिया में मिल गए। चौथा सोपान इसमें है, अब केवल वेनेशिया और रोम इटली में मिलने को रह गए थे। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका लाभ उठाकर विक्टर ने वेनेशिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंत में रोम पर आक्रमण करके विक्टर इम्यूनल ने उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेते हैं अब। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दे दिया गया। 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और नियत्ती जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक नियत्ती भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। तो ये होगा बच्चों आपका कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वो है आपका गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौते उसको देख लेते हैं। पहला जो समझौता था वो था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखेंगे आप, सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी। हिंसात्मक अपराधों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। तीसरा नंबर। फोर्थ नंबर है, शराब, अफीम व विदेशी वस्तु की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद बाकी और 2-3 पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं हम। इसमें देख सकते हैं बच्चों आप 5वां नंबर, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। 6 नंबर है, जमानतें व जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे। 7वां नंबर है, जिन व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उन्हें वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाएगी। 8वां नंबर है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। 9वां नंबर है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। 10वां नंबर है, कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। तो बच्चों 10 पॉइंट है, 10 में से कोई भी आप 5 लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम रहे, टिप्पणी लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। तो इसमें देख लेते हैं। देखो, दिसंबर 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का एक अधिकार दिया गया, परंतु चोरी चोरा की हिंसक घटना, असहयोग आंदोलन के स्थगन तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन की योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, क्या हुआ था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन ने देश भर में असंतोष की लहर दौड़ा दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला है, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिससे भारत में संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग समाप्त होती दिखाई दी। सेकंड नंबर इसमें जो पॉइंट है वो है अत्यधिक आर्थिक मंदी। उस समय भारत बहुत अधिक आर्थिक मंदी की चपेट में था, जिससे मजदूरों तथा कृषकों की आर्थिक दशा निरंतर शोचनीय होती जा रही थी। थर्ड नंबर है, स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति। ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज देने से इनकार कर दिया। वह अधिराज्य स्थिति के संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाने के लिए तैयार न थी, इसलिए कांग्रेस के पास इस आंदोलन को चलाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। चौथा पॉइंट जो है, बारडोली में सफल सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1928 ईस्वी के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली में एक सफल सत्याग्रह किया था, जिसमें किसानों ने सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया। इस सफलता से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा। अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरक तत्व के रूप में सामने आया कौन, बारडोली आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन। 5वां नंबर है, मेरठ षड्यंत्र केस। 1929 ईस्वी में सरकार ने कम्युनिस्टी नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाना प्रारंभ कर दिया था, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस
इसमें अनेक व्यक्तियों पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी को बाध्य होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। कालांतर में यह आंदोलन उग्र हो गया। 14 जुलाई 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन को रोक दिया, परंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। इससे जनता का उत्साह निरंतर कम होता गया तथा नैतिक पतन के चिन्ह दिखाई देने प्रारंभ हो गए। इसलिए 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा पटेल आदि नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय की कटु आलोचना की। अब इसका परिणाम क्या हुआ? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, परिणाम पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। पहला कि इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया। दूसरा, इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत में संवैधानिक सुधार की ओर गया। ठीक हो गया। और 1-2 और आप पढ़ लेना। जैसे 5वां नंबर आपको दिख रहा होगा कि इस आंदोलन ने ही 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो आपने ये 3 पॉइंट लिख लेने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपका रॉलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट भी बच्चों, इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। इसमें है मॉन्टेग्यू की घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट को कार्य रूप देने के लिए 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का उल्लेख किया गया, किंतु औपनिवेशिक स्वराज के विषय में नीति स्पष्ट नहीं की गई। अतः स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में और तीव्रता आ गई। इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। फरवरी 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए, जो पारित होने के पश्चात रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून का विरोध किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 ईस्वी को इसे लागू किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा गुप्त मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा। रॉलेट एक्ट के पास होने से गांधी जी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता और ईमानदारी से विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में जनमत तैयार करने के लिए देश का तूफानी दौरा किया और देशवासियों को सलाह दी कि वे सत्य और अहिंसा द्वारा इस काले कानून का विरोध करें। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, रॉलेट एक्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? भारत के लोगों ने किन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार से असहयोग लिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया है, 12 में आया, 15 में आया, 17 में, तो देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था, किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया था। उधर तुर्की और मिस्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। CR दास, BC पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना, मालवीय जी ने इसका विरोध किया, लेकिन दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तथा विरोधियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे खिताबों तथा मानव पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना, बच्चों को स्कूल से हटा लेना,
अदालतों का बहिष्कार, फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने केसर हिंद का खिताब छोड़ दिया। 13 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बम्बई में हड़ताल रखी गई। दिसंबर 1921 ईस्वी में प्रिंस के कोलकाता आगमन पर भी हड़ताल रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी चोराई की एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। तो ये होगा बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इन पे टिप्पणी लिखी। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम पहले पढ़ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये 2016 में है, उससे पहले जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो 2-3 साल पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चोरी चोरा कांड। ठीक है, चोरी चोरा कांड को पढ़ते हैं। अब क्या था चोरी चोरा कांड? चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय उचित नहीं लगा। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष विरोध किया। कांग्रेस के गया अधिवेशन में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके नौजवान सहयोगियों ने गांधी जी का विरोध किया। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, तो गांधी जी की दांडी यात्रा आप पढ़ लेना, कैसे कहाँ कितने लोगों के साथ उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी। देख लो अब ये क्वेश्चन कितनी बार आया, तो आपको लग रहा होगा कि मैं लेंथी खींच रहा हूँ या क्वेश्चन बहुत लॉन्ग दिखा रहा हूँ, बट बच्चों जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन 80 से 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आएंगे। देखो वर्ष 1929 के आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए। तो जो पहला प्रभाव पड़ा उसको पढ़ लेते हैं सीधा। 1928 से लेकर के 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। दूसरा नंबर जो था, शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और कलाकारों को अधिकतर नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। थर्ड पॉइंट जो है वो है किसान पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, सविस्तार लिखिए। अब देखो 11 में आया, 13 में आया, 16 में आया। ठीक है, यानी 2-3 साल के अंतर में आया। नेक्स्ट अब जो इसका आंसर है पढ़ लेते हैं कि सिल्क मार्ग से संसार के कौन कौन से भाग जुड़े हुए थे। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। देखो रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। व्यापार बेहद लाभदायक था, अतः इन मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग हो गया। सिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पॉटरी ले जाते थे और इसी रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। ठीक है, वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो ये हो गया आपका बच्चों क्या, सिल्क मार्ग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ब्रेटन वुड्स समझौता क्या
का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया है। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर है, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। ब्रेटन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G77 देश से आप क्या समझते हैं बच्चों? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक के ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, ब्रेटन वुड्स के दोहरे समझौते के कारण उत्पन्न अवरोधों के फलस्वरूप इसे ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया कहा गया कि असंतोषजनक सेवाओं के कारण नव स्वतंत्र देशों ने G77 का गठन किया और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। गिरमिटिया श्रमिकों को किन देशों में भेजा गया? तो इसका आप आंसर जरूर अच्छे से याद कर लेना, ये आपका आएगा एग्जाम में। गिरमिटिया श्रमिकों को कहाँ भेजा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो देख लो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका लगभग 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर पढ़ लेते हैं। जमीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों की आय के मुख्य स्रोत थे। यूरोपियनों ने अफ्रीकी लोगों को श्रमिक बनाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। रिंडरपेस्ट पशुओं का एक ऐसा रोग है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया था। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% मवेशी मौत का शिकार हुए। पशुओं के मारे जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन नष्ट हो गए। अपनी सत्ता को और सुगम करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के खान मालिकों को औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए पशु अपने कब्जे में ले लिए, ठीक है। तो ये था आपका किसका? रिंडरपेस्ट बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा ये सेम हो गया, इसमें थोड़ा और भी है। कब्जे में ले लिया। इस प्रकार बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया था। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। इस पेज में नहीं है क्या कोई भी? अच्छा इसमें ठीक हो गया इस पेज में। नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है, समझाइए। अब ये देखो 2013 में, 15 में, 19 में, तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। उन्नीसवीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। इन मजदूरों से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते थे या अंगूठा लगवाया जाता था। यही मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया? यानी जो नज़र रखते हैं किसी व्यक्ति पर, उसको हम क्या बोलते हैं? गुमास्त बोलते हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने क्यों रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने? पढ़ लेते हैं। भारत के बुनकर न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोटा कपड़ा बुनते थे, बल्कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों के लिए भी इस प्रकार का कपड़ा बनाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी और कपड़े की नियमित आपूर्ति चाहती थी। अतः उसने गुमास्तों की नियुक्ति की जो बुनकरों की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में ऋण देते थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें है औद्योगिक क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे? तो प्रमुख कारण आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है उपनिवेश की स्थापना, दूसरा है वस्तुओं की मांग में वृद्धि, तीसरा है सस्ते श्रम की उपलब्धता, चौथा है पूंजी की सुलभता, पांचवा है विज्ञान का विकास, छठा है चालक शक्ति का विकास, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं जूम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य क्या कारण थे? देख सकते हैं 2010 में है, 2011 में है। तो पढ़ लेते हैं।
पहला जो पॉइंट है वो है विदेशी वस्त्र उत्पाद के आयात से बुनकरों का निर्यात, बाजार धराशायी हो गया। दूसरा पॉइंट है भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर निर्मित वस्त्र उत्पादों के बड़े पैमाने पर आयात से इनका स्थानीय बाजार तेजी से सिकुड़ने लगा। तीसरा है कम लागत पर मशीनों से बनने वाले कपास उत्पाद इतने सस्ते होते थे कि भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। चौथा है अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ होने के कारण जब वहां से कपास आना बंद हो गया तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए, उन्हें अधिक मूल्य पर कच्चा कपास खरीदना पड़ता था। ऐसी दशा में बुनकर कला से परिवार का भरण पोषण करना कठिन था। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप 2009, 12, 13, 16, 10। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट जो है इसमें ब्रिटेन के कल कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पाद में व्यस्त थे, इसलिए भारत में उपभोक्ता वस्तुओं और कपड़ों के आयात कम हो गया था और देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। भारतीय उद्योगों के लिए यह एक अच्छा अवसर था, उन्हें इतनी जल्दी एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। तीसरा पॉइंट है युद्ध दीर्घकाल तक चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों की वर्दी बनाने के लिए कपड़ा, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बेचने लगे। चौथा है बढ़ती मांग के कारण नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। नेक्स्ट जो 5वां नंबर है तमाम नए मजदूरों को काम पर रखा गया और प्रत्येक को पहले से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था। तो बच्चों इस वीडियो में देखते हैं हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं सर इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट कर देना। और बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपने साइंस में भी देख लिया होगा, जो मेरे से स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट पेपर से जुड़े हुए मेरे साथ। हिंदी का पेपर मैंने बताया वो आया आपका लगभग 80 से 90%, जो मैंने बताया। साइंस का पेपर भी आपने देखा कि साइंस का पेपर तो लगभग 90 to 95% सेम टू सेम आया जो मैंने बताया। ठीक है, तो अब SST में भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ 90+ ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।